Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on one word substitution. तो आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हमने ट्राई किया है कि जो ये क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करें वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो नॉर्मली जो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, the inability to feel pleasure in normal pleasurable activities। तो उस इनएबिलिटी को क्या कहते हैं कि वो को प्लेजर फील नहीं हो रहा, खुशी महसूस नहीं हो रही नॉर्मल प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में। मतलब ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है जो और किसी को खुशी देती हैं, उनमें खुश ना हो पाना, उनमें खुशी महसूस ना कर पाना, उसे क्या कहेंगे? जैसे म्यूज़िक सुनना को खुशी देता है, ठीक है, घूमना फिरना सबको खुशी देता है, मूवीज़ देखना, तो उनमें भी अगर आप खुश नहीं हो पा रहे तो स्टेज को, उस इनएबिलिटी को क्या वर्ड हम कह देते हैं? यूफोरिया, एनेटोनिया, डायस्फोरिया, एलेक्सिथीमिया। क्या होगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा इसका एनेटोनिया। एनेटोनिया एनेटोनिया का मतलब होता है कि जो नॉर्मल प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं और किसी को खुशी देते हैं, उनमें खुश ना हो ना पाना, उनमें भी खुशी को महसूस ना कर पाना, उसको हम कहते हैं एनेटोनिया। एनेटोनिया, इसको वैसे भी याद रख सकते हो कि इन दिनों उसे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती, जो नॉर्मल प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं इनमें भी खुश नहीं हो पा रहा। तो एनेडोनिया वैसे याद रख सकते हैं कि इन दिनों जो चीज़ें सबको खुशी देती हैं उसमें भी खुशी उसको नहीं मिल पा रही। ठीक है, इसे याद रख लेंगे एनेडोनिया। बाकी ऑप्शंस की मीनिंग देख लीजिए। यूफोरिया, इट मीन्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह होना। यूफोरिया, ये तो हमने पहले याद किया हुआ है कि किसी को अगर यूरोप जाने का चांस मिल गया, यूफोरिया, यूरोप फॉरेन जाने का चांस मिल गया, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी होना, उत्साहित होना। डायस्फोरिया, यूफोरिया का ऑपोजिट समझ लो, डायस्फोरिया, ये है सैडनेस, डिससेटिस्फैक्शन, दुखी होना, निराशा होना। डायस्फोरिया, यूफोरिया खुशी होता है और डायस्फोरिया डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस। एलेक्सीथीमिया मीन्स डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वंस इमोशंस। एलेक्सीथीमिया का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में जो मुश्किल होती है, जो तकलीफ होना, उसे हम कहते हैं एलेक्सीथीमिया। एलेक्सीथीमिया, ठीक है। तो एलेक्सीथीमिया होगा डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन, यूफोरिया पूर्व जाने की खुशी, फीलिंग का स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। डायस्फोरिया, यूफोरिया का ऑपोजिट, सैडनेस, डिससेटिस्फैक्शन। Inability to feel pleasure in normal pleasurable activities is known as anhedonia। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A person who flatters to gain advantage, तो चापलूसी करते हैं अपने फायदे के लिए, उसका क्या कहते हैं? मक्खन लगाते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं। बेलिजरेंट, कॉवर्ड, साइकोफेंट, आर्बिट्रेटर। आंसर हो जाएगा साइकोफेंट। साइकोफेंट मतलब जो वैसे झूठ झूठ बोलते हैं ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो बहुत बड़े फैन हूँ, मतलब वैसे मक्खन लगाना सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, उसको हम कहते हैं साइकोफेंट। साइकोफेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है अग्रेसिव, हॉस्टाइल, झगड़ालू। बेलिजरेंट झगड़ालू को कहते हैं। आर्बिट्रेटर, पर्सन हु सेटल डिस्प्यूट्स, जैसे दो लोगों के बीच में कुछ मतभेद चल रहा था, ठीक है, तो उसको जो सॉल्व कराएगा तीसरा व्यक्ति, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, जो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, जो बिठा के बात कर ले वो है आर्बिट्रेटर। कॉवर्ड तो डरपोक को कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा साइकोफेंट। नेक्स्ट देखिए, a narrative technique that involves a backward shift in the chronology of the story where the plot jumps to an earlier life in the character's life। क्या मतलब हुआ इसका? उस नरेटिव टेक्निक को क्या कहते हैं जहाँ पे कोई स्टोरी चल रही है ना, उसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट में चली जाती है कोई स्टोरी,
where the plot jumps to an earlier life in the character's life. जैसे मूवीज में होता है ना कि पिछली बैकग्राउंड स्टोरी दिखाने लगता है किसी कैरेक्टर की, ठीक है, अर्लियर लाइफ उनके पास की स्टोरी दिखाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? एनालिसिस, प्रोलिप्सिस, फ्लैशबैक, फोरशैडोइंग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एनालिसिस। एनालिसिस वो टेक्निक है जहाँ पे करेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है, ठीक है। एनालिसिस। प्रोलिप्सिस होता है टेक्निक इन विच द स्टोरी शोज फ्यूचर। यहाँ पे भविष्य दिखाया जा रहा है, फ्यूचर दिखाया जा रहा है, कई मूवीज में दिखाते हैं फ्यूचर, तो प्रो है प्रोलिप्सिस। एनालिसिस पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं और फ्यूचर प्रोलिप्सिस, ठीक है। फ्लैशबैक। अब फ्लैशबैक क्या होता है? प्लॉट और सीन ऑफ द पास्ट शोन इन प्रेजेंट। फ्लैशबैक और एनालिसिस में फर्क है। एनालिसिस में किसी कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है, जैसे वो किसी कैरेक्टर की बचपन की स्टोरी दिखाते हैं कि वो ऐसा क्यों है, उसकी द पास्ट उसकी हिस्ट्री दिखाना, वो है एनालिसिस। एशियंट से याद कर लो, पुरानी हिस्ट्री दिखाई जाती है। लेकिन फ्लैशबैक होता है जहाँ पे प्रेजेंट में ही पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, कोई स्टोरी नहीं दिखाई जा रही, कुछ सीन पास्ट के जब दिखाते जाते हैं प्रेजेंट में ही, उसको फ्लैशबैक कहते हैं, ठीक है। प्रोलैप्सिस जिसमें फ्यूचर दिखाया जा रहा है, और फोरशैडोइंग जिस हिंट अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए, a person who lives a self-denying life with spiritual discipline, जो एक स्पिरिचुअल लाइफ जीता है, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उनको क्या कहते हैं? पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, स्टोइक, एस्केटिक। देखो पैसिमिस्ट का मतलब तो होता है निराशावादी, उनकी एक नेगेटिव अप्रोच होती है लाइफ को लेकर, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट एक पॉजिटिव अप्रोच हो जिनकी, आशावादी। स्टोइक इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो सुख दुख एक समान हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्केटिक। एस्केटिक। Ascetic is a person who practices self-denial, avoids luxury, जो लग्जरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्केटिक। नेक्स्ट देखिए, a rhetoric device in which the opposite of what is expected happens। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं जहाँ पे जो उम्मीद की थी रियलिटी में, जो एक्सपेक्टेशन थी रियलिटी में बिल्कुल उसका विपरीत हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, मतलब जो सोचा था बिल्कुल उसका ऑपोजिट होना, उल्टा होना, उसे क्या कहेंगे? हाइपरबोले, सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी, पैराडॉक्स। आंसर हो जाएगा सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी उसे कहते हैं जो मतलब जो एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल उसका विपरीत हो जाना, ऑपोजिट हो जाना, इसको हम विडंबना भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। जैसे a mathematician failed in basic maths quiz। एक जो मैथमेटिशियन है, एक प्रख्यात मैथमेटिशियन है, वो फेल हो गए बेसिक मैथ्स की क्विज में। तो एक आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है कि जो उम्मीद की थी, सबने सोचा था कि क्विज को टॉप करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। तो जो उम्मीद की उसका बिल्कुल ऑपोजिट विपरीत होना, उसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी, विडंबना। वर्बल आयरनी क्या होता है? वर्बल आयरनी होता है कि जब आप कुछ कह रहे हो लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि आप कि किसी फ्रेंड ने आपका कुछ काम खराब कर दिया, कुछ गलत काम किया, तो आप उसे कहोगे गुड जॉब या वेल डन। मतलब आप कहना तो ये चाहते हो, उसे एक तरह से एक ताना मार रहे हो, या कहना कुछ और चाहते हो, लेकिन कहना बिल्कुल उसको ऑपोजिट रहे हो, तो उसे हम कहते हैं वर्बल आयरनी। when you say something and what you mean is exactly opposite। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको देखने में लगेगा कि विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे अगर हम कहें लेस इज मोर, लेस इज मोर, तो लेस और मोर एक दूसरे के ऑपोजिट है, विपरीत है। देखने में तो ये स्टेटमेंट विरोधाभास वाली, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, लेकिन इसका ही डीप मीनिंग है कि लेस इज मोर। तो इसको हम कहते हैं
पैराडॉक्स की मतलब जो स्टेटमेंट देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगे लेकिन उसका एक डीप मीनिंग होता है। क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था पैराडॉक्स के बारे में। और हाइपरबोले भी। हाइपरबोले क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, बढ़ा चढ़ा के हाइपरबोले, बढ़ाई करके बोलना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आई टोल्ड यू 1,000 टाइम्स नॉट टू गो देयर, यार 1000 बार बोला कि वहाँ मत जाना, तो लिटरली मैंने आपको 1000 बार नहीं बोला, तो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह रही हूँ। तो मैंने 2-3 बार कहा हुआ लेकिन ऐसे बोलूँगी, आपको 1000 बार वहाँ जाने से मना किया है। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, हाइप करके कहना हाइपरबोले है। इसका आंसर हो जाएगा सिचुएशनल आयरनी। Verbal irony is when the speaker says one thing and means the opposite. Next देखिए, the view that all human knowledge and experience are shaped by the limitations of mind, and hence we cannot know things as they truly are. ये कह रहा है कि जितना भी हमारे पास अनुभव होता है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, वो हमारी माइंड के लिमिटेशन में है, माइंड की दिमाग की सीमा में होता है। एंड हेंस वी कैन नॉट नो थिंग्स एज दे ट्रूली आर। मतलब जो भी हम चीज़ देखते हैं ना, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो हमारी एक तरह से कंडीशनिंग है, जो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी हुई है, हमारे पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसी के अनुसार हम चीज़ों को देखते हैं। हम ऐसी चीज़ नहीं देख पाते जो एक्चुअली है। वी आर नॉट नो थिंग्स एज दे ट्रूली आर। जैसे हमारे दिमाग में जो चीज़ें बैठी हुई है, जो हमारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो हमारा एजुकेशन है, नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को परसीव करते हैं। को क्या कहते हैं? इस दृष्टिकोण को क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं कैंटियनिज्म। कैंटियनिज्म। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एम्प्रिसिज्म मीन्स नॉलेज कम्स फ्रॉम व्हाट वी सी हियर सेंस। एम्प्रिसिज्म कहता है कि नॉलेज हमारे पास हमारे सेंस ऑर्गन से आती है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसी से हमें नॉलेज मिलती है। आइडियलिज्म मीन्स रियलिटी डिपेंड्स ऑन माइंड। फेनोमेनलिज्म का मतलब होता है वी नो थिंग्स एज दे अपीयर। जैसी चीजें हमारे सामने आते हैं हम वैसे उन्हें मान लेते हैं, जैसे हमें दिखाई देती है चीजें अपीयर होती है, हमारे सामने आती है, हम वैसे उन्हें मान लेते हैं। इम्प्रेसिज्म कहता है नॉलेज कम्स फ्रॉम व्हाट वी हियर सी सेंस, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, जो हमने उससे नॉलेज मिलती है। कैंटियनिज्म क्या कहता है जो हमारी माइंड की लिमिटेशन है, जितना हमारे पास नॉलेज एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। वी कैन नॉट नो थिंग्स एज दे ट्रूली आर। चलिए आगे देखिए, अनऑफिशियल हो सुपरवाइजेस एन एग्जाम। उस ऑफिशियल को क्या कहते हैं? जो एग्जाम को सुपरवाइज करता है। इन्विजिलेटर, एग्जामिनर, प्रॉक्सी अटेंडेंट। तो सबको पता ही होगा, आप एग्जाम लेने जाते हो जो उसको सुपरवाइज करे, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर जो एग्जाम को देखते हैं कि ठीक से कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, चीटिंग तो नहीं कर रहा, ठीक से एग्जाम लिख रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, तो वो होते हैं इन्विजिलेटर। एग्जामिनर कौन होते हैं? एग्जामिनर होते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करें और बाद में इवेल्युएट करते हैं, मतलब चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, जो इवेल्युएट करते हैं और क्वेश्चन सेट करते हैं, उन्हें एग्जामिनर कहा जाता है। प्रॉक्सी जो किसी के बिहाफ में एक्ट करता है, जैसे क्या करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चे कई बार प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा देते हैं अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स आते नहीं है क्लास में, पर वो प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा देते हैं। तो प्रॉक्सी होता है किसी और के बिहाफ पे काम करना। और अटेंडेंट आंसर हो जाएगा इन्विजिलेटर। Examiner is a person who sets and checks paper. Proxy is one who is present on behalf of someone else. Attendant is a helper or assistant. Next देखिए, condition in which an organism has one copy of a particular chromosome instead of the usual two chromosomes. क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, और सारे क्रोमोसोम्स पेयरिंग में होते हैं ना। 23 पेयर, अगर नहीं भी पता तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स।
तो यहाँ पे ये पूछा है कि उस कंडीशन को क्या कहते हैं जहाँ पे एक पेयर में दो क्रोमोसोम होने चाहिए लेकिन एक ही क्रोमोसोम है। In which an organism has one copy of a particular chromosome instead of the usual two। मतलब हर पेयर में दो क्रोमोसोम होनी चाहिए लेकिन जब एक पेयर में एक ही क्रोमोसोम हो यूजुअल टू की बजाय, उसको क्या कहेंगे? उस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोसोमी, ट्राइसोमी, पॉलीप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी। देखो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, वन। तो आंसर हो जाएगा मोनोसोमी। मोनोसोमी जहाँ पे एक क्रोमोसोम है दो के बजाय। ट्राइसोमी वो कंडीशन है इन विच देयर इज वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन अ पेयर। ट्राई मतलब क्या हो गया? थ्री। तो यूजुअली एक पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं ना, तो यहाँ पे तीन है। देयर इज वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन अ पेयर, उसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। पॉलीप्लॉइडी इज अ कंडीशन इन विच देयर आर एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीसेट्स एक्स्ट्रा सेट है क्रोमोसोम के, उसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इज अ कंडीशन इन विच देयर आर एबनॉर्मल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। बहुत ही अबनॉर्मल सेट बनता है, मतलब यूजुअल से बिल्कुल अलग सेट बन जाते हैं क्रोमोसोम के। तो सब क्रोमोसोम्स की ही कंडीशन है। आंसर हो जाएगा यहाँ मोनोसोमी। अगर आपको यही नहीं पता था इसका आंसर तो इसे सोच सकते थे कि मोनो मतलब सिंगल, वन, तो आंसर मोनोसोमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। A short tale or narrative that illustrates a moral or spiritual lesson, often through allegorical characters or events। तो उस शॉर्ट टेल को, नैरेटिव, उस कथन को क्या कहेंगे जो एक आध्यात्मिक या नैतिक शिक्षा देना चाहता है, ऑफन थ्रू एलिगोरिकल कैरेक्टर्स और इवेंट्स। आंसर क्या होगा? आंसर तो क्वेश्चन में ही है इसका, एलिग एलिगर एलिगरी इज अ स्टोरी वेयर कैरेक्टर्स गिव अ लेसन। यहाँ पे जो पात्र है, कहानी के किरदार होते हैं, वो एक लेसन देना चाहते हैं। ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में भी जहाँ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन दे, उसे हम कहते हैं एलिगोरी। फेबल इज अ स्टोरी, शॉर्ट मॉरल स्टोरी विद एनिमल्स। फेबल होता है मॉरल स्टोरी, पर मोस्टली फेबल में एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे चला लोमड़ी की कहानी, तो एनिमल का यूज़ करके जो मॉरल स्टोरी बनाई जाती है मॉरल लेसन देने के लिए, वो होती है फेबल। पैरेबल, पैरेबल इज अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी। पैरेबल और फेबल में क्या फ़र्क होता है कि फेबल में एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं और पैरेबल्स में सिंपली मॉरल स्टोरीज होती है दोनों ही मॉरल स्टोरीज। Satire, satire uses fun to criticize others, convey a message। जहाँ पे एक स्टेरिकल तरीके से, मतलब व्यंग्यात्मक ढंग से या फिर फन का यूज करके क्रिटिसाइज किया जाता है दूसरों को और एक लेसन दिया जाए, उसे हम कहते हैं सटायर। तो आंसर हो जाएगा इसका एलिगोरी। नेक्स्ट देखिए। अ पर्सन हु अवॉइड सोसाइटी, जो समाज से दूर रहे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? रेलिंक्विश, एफेबल, रेक्लियूस, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो लोगों से घिरा हुआ रहे। आपने कई बार किया है। तो ग्रेगेरियस का मतलब तो होता है सोशल, एफेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, जो लोगों से मिलनसार हो। एफेबल इसका मतलब ही सोशल, फ्रेंडली होता है। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग अप, अबैंडन कर देना। त्यागने को कहते हैं रेलिंक्विश। लेकिन ये त्यागने की मांगने की औकात है, जो समाज से दूर रहे, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा रेक्लियूस। रेक्लियूस इज अ पर्सन हु अवॉइड सोसाइटी। ठीक है, जो लोग से थोड़ा अलग थलग रहे, दूर रहे, उसे कहते हैं रेक्लूस। नेक्स्ट देखिए। अ हाइपोथेटिकल रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच नथिंग, नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। स्पेस तो हाइपोथेटिकल रीजन है, ये काल्पनिक रीजन है। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी नहीं जा सकता, जहाँ से लाइट भी नहीं, नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, इल्यूशन, इवेंट हॉरिजॉन, साउथ पोल। तो इल्यूशन का मतलब तो भ्रम होता है, पोल साइड या भ्रम, तो ये तो नहीं होगा आंसर। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है? ये तो लैटिट्यूड्स है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड,
साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है, है ना। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड तो आप समझते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं अर्थ पे, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो बनाई गई है, जो पैरेलल रन करती हैं दूसरे के, वो है लैटिट्यूड्स। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, नॉर्थ पॉल 90 डिग्री साउथ साउथ पॉल। तो ये तो लैटिट्यूड्स हैं, ये कोई वो रीजन नहीं है जहाँ लाइट एस्केप नहीं कर सकती, तो ये तो नहीं होंगे, तो आंसर आंसर हो जाएगा इवेंट हॉरिजॉन, इवेंट हॉरिजॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a narrative or dramatic technique in literature in which the line between reality and fiction is intentionally blurred, often involving self-referentially or characters aware of their fictional nature। एक ऐसी टेक्निक लिटरेचर में जहाँ में आपको देखकर लगेगा कि ये काल्पनिक है, मतलब ऐसी स्टोरी आप सोच लीजिए जहाँ देखकर आपको लगेगा कि ये रियल है, देख के लगेगा कि स्टोरी ही है, और करेक्टर्स भी बार बार यही एहसास दिलाएंगे कि जो वो प्ले कर रहे हैं वो रियल नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा है, एक फिक्शन है, और करेक्टर्स अवेयर है अपने फिक्शनल नेचर के बारे में, मतलब आपको बार बार ऐसा दिखाया जाएगा कि ये रियलिटी नहीं है, ये फिक्शन ही है। करेक्टर्स भी बार बार यही दिखाएंगे कि ये फिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। मतलब कई बार कुछ मूवीज को देख कर, कुछ स्टोरीज को पढ़कर लगता है कि ये रियलिटी है, लेकिन यहाँ ये पूछा गया है इस टेक्निक को क्या कहते हैं, जहाँ देखकर ये पता लगता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये फिक्शन है। स्टोरी बताती है कि वो फिक्शन है, करेक्टर्स भी बार बार यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये फिक्शन है, कल्पना है, ये कोई हकीकत नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, स्टोरी फिक्शन बेस्ड है। उसको क्या कहते हैं? मेटाफिक्शन, एलिगोरी, सरलिज्म, पैरेबल। पैरेबल अभी हमने देख लिया, शॉर्ट मॉरल स्टोरी, तो नहीं होगा आंसर। एलिगोरी भी देख लिया, जहाँ पे करेक्टर्स एक लेसन देते हैं, आंसर हो जाएगा मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन। तो फिक्शन से मेटाफिक्शन। सरलिज्म मीन्स ड्रीम लाइक लॉजिक इलॉजिकल, ड्रीम लाइक जैसे ऐसे देख लीजिए कि जैसे मूवीज में किसी टीवी शो में जो ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है और वो इलॉजिकल बेतुका लगता है, उसे हम कहते हैं सरलिज्म, ड्रीम लाइक इलॉजिकल। नेक्स्ट देखिए, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, जिसका समझना मुश्किल हो, जिसका भी अर्थ निकालना मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं? मेटिकुलस, बेलिजरेंट, हार्मोनियस, एनिग्मेटिक। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक। मेटिकुलस का मतलब तो होता है केयरफुल, पेइंग अटेंशन टू डिटेल, जो बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स में ध्यान दे। बेलिजरेंट का मतलब झगड़ालू होता है। हार्मोनियस, पीसफुल, तो आंसर हो जाएगा एनिग्मेटिक। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। A person who has a strong desire to travel and explore the world, इसे घूमने फिरने का, दुनिया देखने का बहुत शौक हो, उसको क्या कहते हैं? ड्रामोमैनिक, फिलोप्रोजेनिटिव, फिलोप्रैक्सिक, कैरिस्मेटिक। आंसर हो जाएगा इसका ड्रामोमैनिक, ड्रामोमैनिक। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इसे ड्राइव करने का बहुत शौक हो, तो मैनिया हो ड्राइव करने का, तो ड्रामोमैनिक, तो ड्राइव करके ही वो अलग अलग जगह पे घूमेगा ना। So person has a strong desire to travel and explore the world is known as ड्रामोमैनिक। फिलोप्रोजेनिटिव का यूज हम कब करते हैं? फिलो का मतलब क्या होता है? फाइल का। कई बार हम कह चुके हैं, इसका मतलब होता है लव, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वन हू लव्स मैनकाइंड। तो फिलोप्रोजेनिटिव का मतलब होता है वन हू लव्स हिज और हर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों के प्रति एक लगाव होता है, जो प्यार होता है, उसे हम कहते हैं फिलोप्रोजेनिटिव। या फिर जिनको बच्चों को ग्रो करते देखने का, उन्हें पालने का, नर्चर करने का बहुत शौक हो, उनसे बहुत प्यार हो, उसको भी कहते हैं हम
प्रोजेनिटी, तो ये लव होता है फॉर वंस चिल्ड्रन। Philoprogeny means love for one's children. Philopraxic means love of doing things, जिनको चीज़ों को करने का, एक्शन का बहुत शौक हो। तो कुछ लोग होते हैं जैसे वो बातें करते हैं, कुछ काम नहीं करते, एक्शन नहीं कर पाते, तो फिलोप्रॉक्सिक उसका ऑपोजिट हो जाएंगे। फिलोप्रॉक्सिक होते हैं वन हू लव्स टू डू थिंग्स, जिनको चीज़ें करने का, एक्शन का बहुत शौक हो। इसको आप याद रख सकते हो प्रैक्टिस से, प्रैक्सिक प्रैक्टिस। सो वंस हू लव टू प्रैक्टिस दे लव एक्शन, उसको कहते हैं फिलोप्रैक्सिक। Crematistic, crematistic is obsession with money, उनको पैसों से पैसे का वो शौक हो, उसको बोलते हैं crematistic। materialistic से भी आप याद रख सकते हैं। तो philopraxic love of doing things, philoprogenitive love for one's children, a person who has a strong desire to travel and explore the world is known as romomanic. So thank you everybody, hope you like it. Thank you, thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. आई होप आपने आज बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। थैंक यू।